फ्रेंड्स, वेलकम टू सोमदेव फिजिक्स क्लासेस। देखिएगा बेटा, लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है। और व्हीट स्टोन ब्रिज में जब हम पढ़ रहे थे तो हमारा जो फॉर्मूला आया था वो फॉर्मूला क्या था बेटा? P/Q इक्वल टू R/S। ये थी बैलेंस कंडीशन। ये क्या था? बैलेंस कंडीशन। किसकी बैलेंस कंडीशन? व्हीट स्टोन ब्रिज की। ठीक है। तो इसी फॉर्मूले के बिहाफ पर आज मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। उन कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आप इसके जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं बोर्ड एग्जाम में या कोई भी न्यूमेरिकल उठाओगे जो आपका व्हीट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड लिया गया होगा, उस न्यूमेरिकल को आप बहुत ही आसान तरीके से बेटा सॉल्व कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप बिल्कुल सिंसियरली जो अटेंड करने वाले हैं और जो भी कॉन्सेप्ट और थ्योरेटिकल पोर्शन को आपको समझाया जाएगा उसको आप बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है। सो आइए करते हैं क्लास की शुरुआत। टॉपिक का नाम आपका है बेटा व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज। एक वीडियो हमने लास्ट जो है व्हीट स्टोन ब्रिज का जो है अपलोड किया हुआ है, उसको आप पार्ट 1 कह दीजिएगा और ये आपका जो है पार्ट 2 व्हीट स्टोन ब्रिज। इसमें हम आपके सभी जो MCQs टाइप न्यूमेरिकल्स भी है और जो आपके PYQs क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं और जिन क्वेश्चंस की संभावना लग रही है कि ये क्वेश्चंस इस बार जो है बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम जो है कवर करने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो बहुत ही स्पेशल क्लास है बेटा, बिल्कुल भी आप लोगों को इस क्लास को मिस नहीं करना चाहिए और सिंसियरली अपनी जो है क्लास को अटेंड करना चाहिए। ठीक है। यदि आपको फिर भी कोई डाउट डिफ़िकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है अपने डाउट्स टाइप कर सकते हैं। ओके। सो बात करेंगे कॉन्सेप्ट की। जो है फर्स्ट पॉइंट ये है बेटा कि हमने एक फॉर्मूला जो है जनरेट किया था कल व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन के लिए, तो उसको हम दोबारा लिख रहे हैं। ये हालांकि लिखा हुआ है लेकिन हम इसको कैसे हमको नोट में लिखेंगे वो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। वी ऑब्टेन P/Q इक्वल टू R/S व्हेन IG इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला बेटा हमारा तब बैलेंस कंडीशन कहलाई थी व्हीट स्टोन ब्रिज की जब आपने गैल्वेनोमीटर करंट को क्या शो किया था? 0। अब ये गैल्वेनोमीटर करंट क्या है उसको आप जो है एक बार देख लीजिएगा डायग्राम को। कल जो आपको डायग्राम बनवाया गया था वो कुछ इस टाइप से डायग्राम बना हुआ था। यहाँ पर आपको 4 रेजिस्टेंसेस एक स्क्वायर की फॉर्म में दिए गए थे, PQR&S। और यहाँ पर इसके अक्रॉस यानी कि हम A पॉइंट और B पॉइंट, A और B के अक्रॉस एक बैटरी को लगा देते हैं। ठीक है। और एक की के द्वारा हम इन दोनों पॉइंट को यानी कि जो AB डायगोनल है उनको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल V हम कंसीडर कर लेते हैं और की जो है वो कैपिटल K हम कंसीडर कर लेते हैं। ये आप सब जानते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल, दो टर्मिनल जो है बैटरी में होते हैं और हमेशा जो है पॉजिटिव टर्मिनल से जो है करंट फ्लो करती हैं। ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जो ब्रांच C और D है उस CD ब्रांच में आपको जो है गैल्वेनोमीटर लगाना है। ये आपका इस तरीके से गैल्वेनोमीटर यानी कि जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल G दिया गया है वो आपको इस तरीके से लेकर के चलना है। ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्किट आपका कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर जो करंट इस सेल से चलेगी वो करंट क्या होगी बेटा? हम I कंसीडर करके चलते हैं। A पॉइंट जंक्शन पॉइंट होगा तो करंट डिवाइड होगी। P साइड जो करंट जाएगी उसको I1 कह दीजिएगा और R रेजिस्टेंस में जो करंट जाएगी उस करंट को हमने I-I1 कह देना है। ठीक है। अब जो करंट I1 जा रही है AC ब्रांच में, C पॉइंट पर जाने के बाद वो फिर से डिवाइड होगी। इधर गैल्वेनोमीटर करंट को IG कहा जाता है और इधर आपका जो है I1 माइनस IG जो है करंट CB ब्रांच में फ्लो करेगी। ठीक है।
इसी तरीके से जब ऊपर से CD ब्रांच में IG करंट आ रही है और AD ब्रांच में जो करंट है I-I1 है, तो यहाँ B ब्रांच में जो करंट फ्लो करेगी वो होगी बेटा I-I1 प्लस IG। ठीक है। अब इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिए, बी पॉइंट पर जो है जंक्शन है और बी पॉइंट पर करंट जो है जो आ रही है वो ऊपर से आ रही है कितनी बेटा I1 माइनस IG, और नीचे से करंट जो आ रही है उसको ऐड कर दीजिए I-I1 और प्लस IG। तब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो करंट I1 है वो कैंसिल हो जाएगी I1 से, एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव होने के कारण। इसी तरह से IG करंट जो है एक पॉजिटिव और एक दूसरी नेगेटिव होने के कारण कैंसिल आउट हो जाएगी। तो फाइनली जो करंट यहाँ मिलने वाली है आपको बैटरी से, वो वापस जो है करंट कितनी फ्लो करेगी इस बैटरी में, आई ही करंट वापस आ जाएगी। आई होप तो आपको डायग्राम एकदम बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है। और बैलेंस कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पर आपको बताया था कि हम यहाँ पर दो लूप कंसीडर करते हैं, एक लूप 1 और एक लूप 2। इनको हम दोनों को क्लॉकवाइज ले सकते हैं, दोनों को एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं, या हम किसी इनमें से एक को क्लॉकवाइज और दूसरे को हम एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं। एक एक बात बहुत ध्यान से सुननी है बेटा आज आप लोगों को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं ये जो टॉपिक है आपका वो 3 मार्क्स में कम से कम बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आप लोगों का। ठीक है। सो बी सिंसियर, अटेंड कीजिएगा इस क्लास को। ठीक है। और एक एक बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। यदि कोई टॉपिक आपको मतलब इस टॉपिक में कहीं भी आपको कोई डाउट, मैं छोड़ूंगा नहीं, यदि आप लोगों को कहीं भी कोई डाउट महसूस होता है तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जो है लिख करके मुझे सेंड कर सकते हैं। ओके। सो अब यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट हम लेके चले हैं V ऑब्टेन P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। वो जो सर्किट हमने अभी बनाया है इससे ये जो है बैलेंस कंडीशन के थ्रू हम देख पाते हैं जब IG जो करंट है वो 0 होगी तो उस पर्टिकुलर केस में बैलेंस कंडीशन आपका जो है P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S होता है। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम कह सकते हैं विच मीन्स, आप पहले समझ लीजिएगा उसके बाद टाइम दूंगा आप लोगों को नोट करने के लिए, आप इसको आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सभी कॉन्सेप्ट आपको लर्न होने चाहिए, तभी आप बेटा न्यूमेरिकल को प्रॉपर कर पाओगे। सो इसमें लिखिएगा विच मीन्स नो करंट फ्लो थ्रू द ब्रांच CD, द ब्रांच CD। ठीक है। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, द रेजिस्टेंस G, द रेजिस्टेंस कैपिटल G of this branch can be neglected। ये यहाँ पर जो है बेटा कैन बी नेग्लेक्टेड। इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। यहाँ पर पहला पॉइंट, यदि बैलेंस कंडीशन बोला गया है तो इसका मतलब ये है कि जो गैल्वेनोमीटर है उसको हम जो है नेग्लेक्ट कर सकते हैं CD ब्रांच से। ठीक है। कहाँ से? CD ब्रांच से इस गैल्वेनोमीटर को आप जो है नेग्लेक्ट कर सकते हो। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे हम सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट देखिएगा, इन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, इन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज no current flow through the branch CD, no current flow through the branch CD।
इसका मतलब ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। यहाँ से मैंने दोबारा फिर से आपको लिखा है कि यहाँ पर जो बैलेंस कंडीशन होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की, उसमें कोई भी करंट जो है CD ब्रांच में, ये आपका C पॉइंट है यहाँ पर देखिएगा, और ये पॉइंट आपका D है। इस CD ब्रांच में यानी कि CD जो डायगोनल आप देख रहे हैं उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखिएगा बेटा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेक्स्ट कंडीशन है इसकी कि इन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, इन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज the potential difference, the potential difference between points C and D is 0। इसका मतलब यहाँ पर समझ में आया बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि C और D पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होना चाहिए। C और D पर पोटेंशियल कैसा होना चाहिए? सेम। या फिर हम कह सकते हैं कि C और D का जो पोटेंशियल है वो कितना है? 0 है। ठीक है, आप देखिएगा नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें लिखिएगा इन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज the potential at point C, the potential at की जगह ऑफ कर लीजिएगा, ऑफ पॉइंट C एंड D, C एंड D आर द सेम या आर सेम। पोटेंशियल दोनों का जो है जब सेम होगा बेटा तभी यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करती। हम सभी जानते हैं इस पॉइंट को कि यदि पोटेंशियल जो है दो पॉइंट के बीच सेम हो तो उस पर्टिकुलर केस में कोई भी करंट फ्लो नहीं करती बिटवीन द टू पॉइंट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नेक्स्ट देखिएगा। इसमें नेक्स्ट आपका टॉपिक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये है सेंसिटिविटी ऑफ ए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। आप लिखिएगा हेडिंग सेंसिटिविटी ऑफ ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये आपका टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा। इसमें जो है ये एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि क्या सेंसिटिविटीज़ है, मतलब जो है आप व्हीटस्टोन ब्रिज की जो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है उसकी सेंसिटिविटी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेंसिटिविटी का मतलब समझिएगा बेटा, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यदि हम एक छोटा सा स्मॉल चेंज भी यदि हम करते हैं किसी भी रेजिस्टेंस में, जितने यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस दिए गए हैं, तो उस रेजिस्टेंस में स्मॉल चेंज करने के कारण, ठीक है, आपको लार्ज डिफ्लेक्शन जो है देखने को मिलता है गैल्वेनोमीटर्स में। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। सो इसमें आप लिखिएगा व्हेन a wheatstone bridge, when a wheatstone bridge is in balanced condition, balanced condition, a small change in any one resistance, in any one resistance results
in large deflection, in large deflection, then the bridge is said to be more sensitive, ये जो पॉइंट था बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क में जो है पूछ लिया जाता है। ठीक है, आज मैं आप लोगों की जो ये क्लास होने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें जो है सभी आपको कॉन्सेप्ट ही मतलब जो समझाए जाएंगे, हाउ टू सॉल्व ए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, सो इसमें एक पॉइंट और नोट कीजिएगा, ए व्हीटस्टोन ब्रिज is most sensitive when all the 4 resistances are equal। यानी कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज ज़्यादा सेंसिटिव उस कंडीशन में होता है बेटा जब उसके चारों के चारों रेजिस्टेंस जो है क्या दे दिए जाए, इक्वल दे दिए जाए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट था जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया। आई होप सो आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। आई होप सो आपने जो है बेटा टॉपिक नोट कर लिया होगा। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं आगे न्यूमेरिकल की ओर। व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स अब हम जो है करने वाले हैं, तो उन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से समझना है और फिर उनको क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखिएगा क्वेश्चन, व्हेन ए व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव, व्हेन ए व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव, यानी कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो कौन सी सिचुएशन में ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो इसका आंसर तो हमने जस्ट अभी लिखा है ऊपर, आप देख सकते हैं। इसमें बताया गया था व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव व्हेन ऑल द 4 रेजिस्टेंसेस आर इक्वल। तो सभी बेटा अपना आंसर लिख लीजिएगा, व्हेन ऑल द 4 रेजिस्टेंसेस आर इक्वल। When all the 4 resistances are equal। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा ये 2013 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2013 में। सभी हम जो है मोस्टली आज क्वेश्चन जो करने वाले PYQ से ही रिलेटेड करने वाले हैं, तो आप बने रहिए क्लास में। क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है एक डायग्राम दिया गया है, और जो डायग्राम है उसको देखिएगा। यहाँ पर आपको जो है 4 रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया गया है, और ये आपका 4 ओम रेजिस्टेंस है,
ये आपका R1 दिया गया है रेजिस्टेंस, ये 6 ओम रेजिस्टेंस है, और ये आपका जो है 9 ओम रेजिस्टेंस दिया गया है। और इसको हमने जो है एक बैटरी से कनेक्ट किया है। जो बैटरी दे रखी है वो 3 वोल्ट की दे रखी है बेटा। बैटरी जो दे रखी है कितनी दे रखी है, 3 वोल्ट। और जो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है वो 60 ओम दिया गया है। ठीक है। अब इसी के साथ एक दूसरा सर्किट भी यहाँ पर दिया गया है। उस दूसरे सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाए गए हैं। इस बार यहाँ पर ये जो डायगोनल आप देख रहे हैं, इस डायगोनल के अक्रॉस एक बैटरी को प्लेस किया गया है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये बैटरी यहाँ पर 3 वोल्ट की है। ये आपका जो है 6 ओम रेजिस्टेंस है, ये आपका 12 ओम रेजिस्टेंस है, ये R2 है, और ये आपका जो बेटा 8 ओम रेजिस्टेंस दिया गया है। ठीक है। और जहाँ पहले केस में, ये फर्स्ट केस है, जहाँ पहले केस में बैटरी थी वहाँ पर इस बार जो है गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया गया है। तो ये सेकंड आपका डायग्राम होगा। तो आपको यहाँ पर बताना क्या है, जनरली ये रेशो फाइंड आउट करना है R1/R2। यानी कि यहाँ से हम ध्यान से देखें तो गिवन जो आपको है वो है R1/R2 को फाइंड आउट करना। ठीक है। बाकी 2 सर्किट यहाँ पर देखने को आपको मिले हैं। इन दोनों सर्किट की हेल्प से आप अपने रेशो को जो है फाइंड आउट करोगे। तो फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना होगा। और फॉर्मूला यूज़ करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट समझा दूं बेटा, कि यदि हम गैल्वेनोमीटर को बैटरी से, ये जो गैल्वेनोमीटर आप देख रहे हैं और ये जो बैटरी आप देख रहे हैं, यदि गैल्वेनोमीटर को बैटरी से और बैटरी को गैल्वेनोमीटर से आपस में इंटरचेंज करते हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज की जो बैलेंस कंडीशन होती है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ध्यान से सुनना बेटा, एक बार फिर बोल रहा हूँ। यदि हम गैल्वेनोमीटर को बैटरी से और बैटरी को गैल्वेनोमीटर से आपस में इंटरचेंज कर दे तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। और दूसरी बात, एक व्हीटस्टोन ब्रिज तभी व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है जब, जैसे कि यहाँ पर ABCD, आप ध्यान से देखिएगा, जो AB यहाँ भी लिख लेते हैं हम, ABC और D। ठीक है। या फिर आप जो है यहाँ पर ये जो डायग्राम आपका बना हुआ है, एक बार इसको देखिएगा। यहाँ पर इस डायग्राम में ये है आपका पॉइंट A, ये है पॉइंट आपका B, और ये पॉइंट C या D। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि व्हीटस्टोन ब्रिज तभी व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएगा जब AB के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट की गई हो और CD के अक्रॉस एक डायगोनल जो है, यानी कि CD डायगोनल में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किए गए हो, तो ही बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई हो पाती है। यदि आप गलती से जो CD ब्रांच में गैल्वेनोमीटर लगाया है उसको आप बैटरी वाले डायगोनल से, यानी कि AB से कनेक्ट कर देते हैं, तो बेटा मेरे, मैं आपको बता दूं, उस कंडीशन में ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। और उस सिचुएशन में आपको जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होगा उसको भी मानते हुए तीनों के तीनों जो रेजिस्टेंसेस है आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आप जो है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ आया तो इस वीडियो को रिपीट करके एक बार फिर से सुनिएगा मैंने क्या वर्ड बोले हैं। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर हम आ गए थे बेटा अपने क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन चेंज कर दी गई है केस सेकंड में, और केस फर्स्ट में जो बैटरी की पोटेंशियल था वो 3 वोल्ट था, जबकि केस सेकंड में भी सेम ही है। ठीक है। और गैल्वेनोमीटर की जो वैल्यू है यहाँ भी सेम ही है, वो कितनी है, 60 ओम। ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या होगा अब, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं जिस डायगोनल के एक्रॉस हमने जो है बैटरी को लगाया है उसके अपोजिट डायगोनल के एक्रॉस गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है।
इसलिए ये हम कह सकते हैं कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन ये करेगा। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर सेकंड केस में देखिएगा, हम यहाँ भी देख पाते हैं कि देख सकते हैं कि सीडी ब्रांच में जो है बैटरी हमने कनेक्ट की है, डायगोनल है सीडी, और ए बी जो डायगोनल है उसके अक्रॉस हमने गैल्वेनोमीटर को प्लेस किया है, तो बिल्कुल सही सिचुएशन में है। तो यहाँ भाई आप जो है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशंस लगा सकते हैं, क्योंकि उसने क्वेश्चंस में ऐसा आपको करने के लिए बोला है। कैसे बोला है आप देख सकते हैं, यहाँ पर उसने कहा है कि जो गैल्वेनोमीटर है इन ईच अरेंजमेंट सो नो डिफ्लेक्शन का मतलब ये हो गया बेटा कि करंट क्या हो गई, आई जी की वैल्यू 0। जब करंट 0 हो जाएगी तो उस पर्टिकुलर केस में उस ब्रांच को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे बैलेंस, अब आई जी की वैल्यू 0 है तो इन बैलेंस कंडीशन, तो यहाँ हम लिखेंगे इन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन क्या है बेटा, वो आपका P/Q इक्वल टू R/S। अब यहाँ पर देखो, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये है आपका P, ये R1 जो है वो Q, और ये 6 जो है वो R। ठीक है। और 9 जो है वो S को रिप्रेजेंट करता है। तब यहाँ पर आप अपनी वैल्यू पुट करिए। यहाँ पर P की वैल्यू कितनी होगी, P की वैल्यू है 4, Q की वैल्यू है R1, R की वैल्यू है 6 और S की वैल्यू है 9। 2 से कट कर दीजिए, 2 3 जा 6, सॉरी ये जो है आप 3 से कट कीजिए, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अब इस 2 से आप जो है इस 4 को कट कर दीजिए, 2 टाइम्स कटेगा। ठीक है। तब यहाँ से R1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 2 3 जा 6 ओम। R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 6 ओम आ जाएगी। ठीक है। ये हमने बात करी है केस फर्स्ट के लिए। और केस सेकंड में भी सेम सिचुएशन है, बैलेंस कंडीशन में ही है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर केस सेकंड के लिए P की वैल्यू होगी 6 ओम, Q की वैल्यू होगी 12 ओम, R की वैल्यू होगी R2 और S की वैल्यू होगी 8 ओम। तो फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूले में वैल्यु पुट करनी है। तो यहाँ आप रखोगे, क्या आ जाएगा बेटा, 6 ओम, ये हम लिख सकते हैं 6 अपॉन में 12, ये हो गया 6 अपॉन में 12 इक्वल टू R अपॉन में 8। तो ये 6 2 जा 12 और 2 4 जा 8। तो यहाँ से ये आपका R की जगह बेटा R2 आएगा। तो R2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 4 ओम आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 4 ओम। अब क्योंकि आपको जो फाइंड आउट करना है वो करना है R1 अपॉन R2 का रेशो, तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड, देयरफॉर R1 अपॉन जो R2 का रेशो होगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 अपॉन 4, और यहाँ इसको कट कर लीजिएगा, 2 से कट करोगे 3 और ये 2। तो यहाँ हमने देख लिया, इसका जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा बेटा, यानी कि R1 अपॉन R2 का जो रेशो होगा वो आ जाएगा 3:2। क्या आ जाएगा, 3:2। ये इसका आंसर है और यही आंसर दिया गया है। ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपका 2013 में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। यदि आप थोड़ा ध्यान दोगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको बात समझ में ना आए। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, यदि आप कंटिन्यूटी से जुड़ते हैं इस चैनल के साथ, मेरे साथ यानी कि सोमदेव फिजिक्स क्लास के साथ, तो मैं आपको बता दूं बेटा, एवरी डे आपके हर एक दिन नए टॉपिक पे जो है क्लास स्टार्ट होने वाली है। जिस भी स्टूडेंट को जिस भी टॉपिक में डाउट लग रहा है फिजिक्स में, क्लास 12th का जो स्टूडेंट है, अभी बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं 21 को फरवरी को इसका एग्ज़ाम है।
तो मैं आपको बता दूं, यदि आपको किसी भी टॉपिक में डाउट लगता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ कमेंट सेक्शन में अपना जो है डाउट टॉपिक का नाम लिख करके डाल देना है। जिस चैप्टर का आपका डाउट होगा, चैप्टर वाइज चलता रहेगा, तो उसमें आपके डाउट जो है बिल्कुल क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, इसको नोट कीजिएगा। देखिएगा बेटा, यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट, और ये आपका AIPMT जो है नीट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यदि आपको जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ और फॉर्मूले आपको याद है तो फिर आप लोगों के लिए सभी क्वेश्चंस करना पॉसिबल है। ठीक है, फिर चाहे वो जेईई मेंस का एग्ज़ाम में आया हो क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज से, या फिर AIPMT या नीट में जो अभी आप देख रहे हैं लेटेस्ट। पहले आप जो है इसको AIPMT के नाम से जानते थे, अब जो है इसको नाम जो है नीट बोला जाता है। ठीक है, सो क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलिए देखिएगा। इसमें बोला गया है क्वेश्चन में 3 रेजिस्टेंसेज PQR ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm and an unknown resistance S from the 4 arms of a Wheatstone bridge circuit। 3 रेजिस्टेंस आपको जो है दिए गए हैं जिसकी वैल्यू दे रखी है बेटा 2 ohm। PQR की जो वैल्यू है वो 2 ohm है तीनों की, और एक अननोन रेजिस्टेंस है S, ठीक है, जिसको 4th आर्म में व्हीटस्टोन ब्रिज की कनेक्ट किया गया है। व्हेन ए रेजिस्टेंस ऑफ 6 ohm इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू S, यानी कि जो आपका 4th अननोन रेजिस्टेंस है उसके साथ पैरेलल में एक 6 ohm का रेजिस्टेंस जो है आपको कनेक्ट करना है। द ब्रिज गेट बैलेंस्ड, और उसके बाद ब्रिज जो है बैलेंस हो जाता है, ऐसा इसने क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S, तो इस S की वैल्यू क्या होगी, आपके सामने ऑप्शन है 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm या फिर 1 ohm। ठीक है, आई होप सो क्वेश्चन आपको समझ आया होगा बच्चों। तो यहाँ पर अब आपका जो है सॉल्यूशन देख लीजिएगा इसका कि किस तरीके से सॉल्यूशन आपको इसका करना है। तो जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर आपको 4 रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं। ठीक है, अब आपको जो है 4 रेजिस्टेंसेस कौन कौन से हैं, एक आपका रेजिस्टेंस P जिसकी वैल्यू 2 ohm, एक रेजिस्टेंस Q जिसकी वैल्यू 2 ohm, एक रेजिस्टेंस R इसकी वैल्यू 2 ohm, और एक रेजिस्टेंस आपका जो है S है। ठीक है, ये उसने क्वेश्चन में बोला है। साथ ही साथ उसने ये भी बोला है कि यहाँ पर एक बैटरी आप जो है पूरा सर्किट कंप्लीट करिएगा बच्चों पहले। ठीक है, तो यहाँ पर उसने बोला है साथ ही साथ कि हमने एक जो 4th अननोन रेजिस्टेंस है S, उसके साथ एक जो है 6 ohm का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, और वो भी किस में किया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और यहाँ पर होता है बेटा आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कहीं एक ऐसी कंडीशन दे रखी है क्या कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को सेटिस्फाई करते हो। अब यदि नहीं कंडीशन दे रखी है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको करना क्या होगा बेटा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशंस आपको इसमें कंसीडर अपने आप से कर लेनी है। ठीक है, क्यों कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं जिनकी वैल्यू 2 ohm है, और एक आपका अननोन रेजिस्टेंस है फ्रॉम 4 आर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो when a resistance of 6 ohm is connected in parallel to S, the bridge get balanced। ये इसने कंडीशन आपको दी है। तो यानी कि जब हम इसमें 6 ohm का रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो ये बैलेंस जो है ब्रिज बन जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा बेटा, इसमें सबसे पहले आपको इसी को ही क्या कर लेना है, इसको ही सोल्व करिएगा जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, इसको आप जो है सॉल्व करिएगा जो आपने यहाँ पर देखा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों ही रेजिस्टेंस है, एक आपका जो है 6 ohm का है, इसको हमने R1 कह देना है, और दूसरा जो है S जो है उसको हमको R2 कह देना है। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे R1 एंड R2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बहुत ही आसान है बेटा सब कुछ, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को और क्वेश्चन एकदम इजी लगेगी आपको। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 1/R1 की वैल्यू क्या है बेटा 6 और 1/R2 की वैल्यू क्या है बेटा 1/R2 की वैल्यू, ये आपकी R2 की वैल्यू है बेटा S। ठीक है, तो 1/RP इक्वल टू यहाँ से 6S जो है एलसीएम आ जाएगा और इधर S प्लस 6 आ जाएगा। तब यहाँ से RP की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 6S/S प्लस 6। तो ये आपका जो है RP हमने निकाल लिया है। अब आप देखिएगा, हमने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जब कभी इस तरीके से सर्किट दिया जाता है तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पर जैसे दे रखा है तो इनको हटा करके इनका इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया है RP के नाम से। तो इन दोनों रेजिस्टेंस को यानी कि S और 6 ओम रेजिस्टेंस को हटा करके RP हम जो है एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं। तब जो सर्किट आपका होगा वो सर्किट आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा, थोड़ा सा ध्यान आप लोग दोगे तो डेफिनेटली ऐसा हो नहीं सकता कि टॉपिक आपको समझ ना आए। बहुत ही आसान है सब्जेक्ट, थोड़ा सा ध्यान देना है बस। यदि आप थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहोगे तो एकदम इजी लगेगा सब्जेक्ट आपको। ठीक है, लेकिन पढ़ना जरूरी है, बिना पढ़े कुछ नहीं होता। तो ये आपका P पॉइंट था, ये आपका Q था, ये आपका R और ये आपका हमने अभी निकाला RP। ठीक है, अब बैलेंस कंडीशन में ये P की वैल्यू कितनी है 2 ओम, Q की वैल्यू 2 ओम, R की वैल्यू ये भी आपको 2 ओम दे रखी है और RP की वैल्यू कितनी आई बेटा, ये आप देख सकते हैं 6S/S प्लस 6। तो यहाँ से ये V और ये K की, तो यहाँ पर करंट जो है, इसमें भी करंट आप दिखा दीजिएगा, इस तरीके से करंट जो है फ्लो हो जाएगी, ऐसे करंट इसमें आएगी और ये करंट इस तरीके से यहाँ भी डिवाइड होगी। ठीक है, सो आई होप सो ये डायग्राम आपको, ये फर्स्ट था और ये आपका डायग्राम क्या है बेटा सेकंड। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड डायग्राम को लेकर चलना है, क्योंकि बैलेंस कंडीशन उसने बोला है आपको क्वेश्चन में। तो जब बैलेंस कंडीशन बोला है तो आप लिखिएगा इन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन क्या है, वो है बेटा P/Q इक्वल टू R/S होना चाहिए। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए P की वैल्यू है 2, Q की वैल्यू है 2, R की वैल्यू है 2 और S की वैल्यू है 6S, यानी कि यहाँ S जो है वो किसका काम कर रहा है, S जो है बेटा वो RP को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, RP को। डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा, केस सेकंड की हम बात कर रहे हैं। तो केस सेकंड में जो S डैश कर लीजिएगा, चलिए ठीक है इसको। तो S डैश की जो वैल्यू होगी, या इसको हम RP ही कह लीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं है बेटा। कॉन्सेप्ट यदि आपको पता है तो गलत हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से 6S/S प्लस 6 हम लिखेंगे और यहाँ देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6S/S प्लस 6 इक्वल टू 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पर हम इसकी 6S इक्वल टू S यानी कि 2S प्लस 12 लिखा जा सकता है। अब यहाँ से ये 2S को एक साइड ले आओ तो 6S प्लस ये आपका हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस का 2S और प्लस का ये आपका आ जाएगा बेटा इक्वल टू 12। ठीक है, और तब यहाँ से आप जो है देख सकते हैं कि 4S इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 और S इक्वल टू कितना आ जाएगा
12/4 और यहाँ से हम इसको जो है कट करेंगे 3 टाइम्स, तो यहाँ से एस की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा बेटा 3 ओम। तो ऐसा कोई ऑप्शन इसमें दिया होगा तो ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, तो बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसमें 3 ओम दिया हुआ है। होप यू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं बेटा ये AIPMT में जो है पूछा गया था, तो इजी ही होते हैं क्वेश्चन, टफ नहीं होते कोई भी, बस थोड़ा सा लॉजिक और कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जिस बच्चे को सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन अच्छे से पता है तो वो इसका आंसर बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकता है, और जिसको नहीं पता है तो पहले मेरे जो चैनल पर अपलोडेड सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो क्लास है उसको आप फॉलो करें बेटा, उसको देखें। मैंने उसमें एक एक बात आप लोगों को अच्छे से समझाई है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ सेम होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ सेम होती है और क्या क्या उसमें डिफरेंट होता है। तो आप उन वीडियोस को देखिएगा, आफ्टर डैट इस वीडियो को देखोगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि टॉपिक टफ है या ये सब्जेक्ट टफ है, टफ कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ना होता है, ठीक है। ओके, आई होप सो आपने नोट कर लिया होगा। बेटा यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जो 2015 में पूछा गया था, और इस क्वेश्चन में सिंपल आपको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन ए गिवन सर्किट। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आप लोगों से पूछा जाता है तो उसको आपको बहुत ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझ लेना है, उसके बाद उसमें जो अपना आंसर आपको देना है। तो इस क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या है, वो समझने वाली बात ये है बेटा इस क्वेश्चन में कि एक तो आपको यहाँ पर V वोल्टेज दे रखा है 7 वोल्ट, दूसरा यहाँ पर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है स्मॉल r की वैल्यू। तो यहाँ पर हम वैल्यू को लिखते जाएंगे जो जो वैल्यू हमें गिवन है। कैपिटल V आपको 7 वोल्ट दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको जो है 5 ओम दे रखा है। उसके बाद P Q R S इन सब की वैल्यू आपको दी हुई है, सभी की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ आपको जो है इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये मैं छोड़ दिया, लिख देता हूँ कि ये जो है आपका बैलेंस कंडीशन में है या नहीं है। उसको हम जो है पहले मैं आपको वो तरीका बता दूं बेटा कि किस तरीके से यदि किसी क्वेश्चन में नहीं बोला जाता कि ये बैलेंस कंडीशन है या नहीं है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करें। तो हम जानते हैं वी नो डैट कि P/Q इक्वल टू R/S, ये होती है बैलेंस कंडीशन, बैलेंस्ड कंडीशन। अब यदि यहाँ पर इन दोनों का रेशो लेफ्ट साइड का और राइट साइड का दोनों का रेशो यदि इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है बैलेंस कंडीशन में होगा। तो P की वैल्यू लिखो बेटा 10, Q की वैल्यू लिखो 30, R की वैल्यू लिखो 30, S की वैल्यू लिखो 90। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से हमने देखा 10 30 को कट करेगा 1/3 आया, 30 90 को कट करेगा यहाँ भी 1/3 आया। देयरफॉर 1/3 इक्वल हुआ 1/3 के, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की, हेंस दिस ब्रिज इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ पर आपका एक टाइप क्लियर हो जाता है कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को हम कैसे जस्टिफाई करें, ठीक है। अब आगे की प्रक्रिया यहाँ पर, क्योंकि हमें जो फाइंड आउट करनी है बेटा वो करंट फाइंड आउट करनी है, तो करंट निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज सेटिस्फाई हो जाती है कंडीशन, तो उस पर्टिकुलर केस में जो ये ब्रांच आप देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर की, इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, यानी कि A B C और D, जो CD ब्रांच है इसको हम क्या कर देंगे बेटा नेगलेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे नेगलेक्ट, इसको कट कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। आफ्टर डेट आपको जो है देखो इस तरीके से नहीं काटना जिस तरह से मैंने काट के बताया, मैंने सिर्फ समझाने के तरीके से आपको ये बताया कि CD ब्रांच में
आपका कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो इसको हम जो है नेगलेक्ट कर देंगे, और नेगलेक्ट करने पर जो आपका यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ होगा उस डायग्राम को आपको एक बार फिर से बना लेना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाने लायक है। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझना है इसको, और इसको करके भी देखना है, प्रैक्टिस करनी है। यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस आपका 5 ओम है, बैटरी जो है आपको वो 7 वोल्ट की दे रखी है। तब यहाँ करंट जो है फ्लो हुई थी आई, और वापस जिस सेल से जो करंट निकलती है वापस उस सेल में वही करंट आ जाती है। इस पॉइंट को ए कह दिया था, बी, सी और डी। अब बात शुरू होती है यहाँ से कि इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो हमें यहाँ पर करंट का कोई ज़्यादा खास काम होता नहीं, क्योंकि करंट हम निकालेंगे तब जब हम यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए पी क्यू आर एस, तो यहाँ देख सकते हैं आप कि पी क्यू जो अपर सर्किट है उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कह सकते हैं, और इधर से आर एस भी आपका जो है किस में होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको बना लीजिएगा। पी की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ से देखिएगा, पी की वैल्यू 10 है, क्यू की वैल्यू 30, आर की वैल्यू 30, एस की वैल्यू 90। तो मैं लिख देता हूँ 10 ओम और ये 30 ओम, आर की वैल्यू 30 ओम है और एस की वैल्यू 90 ओम है। तब यहाँ से हियर आप कह सकते हैं P एंड Q आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देयरफॉर इनका आर इक्वलेंट हम R1 कंसीडर कर लेते हैं। तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, P प्लस क्यू। ठीक है, ये दोनों रेजिस्टेंस है, तब यहाँ से R1 की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 30, यानी कि हो गया बेटा 40 ओम। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आपका रेजिस्टेंस R एंड S आर आल्सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज ग्रुपिंग। ठीक है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि R2, इसका नाम दे दिया हमने R2 आपका जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो ये आपका होगा R प्लस एस के। तो R की वैल्यू 30, एस की वैल्यू 90, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 120 ओम। तो यहाँ से R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू आप जो है निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा, जब दोनों सर्किट को हमने जो है सीरीज में बनाया उसके बाद यहाँ पर जो सर्किट है, अब ये सर्किट आपका जो बनेगा बेटा वो कुछ इस तरीके का रह गया होगा। यहाँ ए पॉइंट पर आ गए आप, और उन दोनों रेजिस्टेंस को हटा करके इनकी जगह एक रेजिस्टेंस यानी कि R1 आ गया, और दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर R2 आ गया। R1 की वैल्यू है 40 ओम, R2 की वैल्यू है 120 ओम। ठीक है, सभी जानते हैं इस बात को। और यहाँ पर फिर से आप देखोगे एक बैटरी हमने लगाई है और एक यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है 5 ओम है, और बैटरी का कितना है 7 वोल्ट है। ठीक है, तो करंट यहाँ से फ्लो करेगी आई, और यहाँ पर करंट जो है डिवाइड हो जाएगी, फिर से करंट यहाँ पर आकर मिल जाएगी। तो कॉम्बिनेशन कौन सा हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन सा होगा बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और यहाँ हम कह सकते हैं कि जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो उस पर्टिकुलर केस में, यहाँ पर उस पर्टिकुलर केस में ये हम लिखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तब हम लिखेंगे हियर R1 एंड R2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जब ये दोनों के दोनों बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तब 1/R इक्वलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तब यहाँ पर 1/R इक्वलेंट इक्वल टू आ जाएगा कितना, 1/R1 की वैल्यू कितनी है 40, R2 की वैल्यू कितनी है 120। तब यहाँ पर 120 एलसीएम हुआ, 120 एलसीएम होगा तो ये आपका कितना होगा बेटा, यहाँ पर
ये आ जाएगा 3+1 कितना हुआ 4/120। 4 से इसको कट करोगे 4×3=12, तो ये आपका 30 टाइम्स कट कैंसिल हो जाएगा। और हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो आर इक्वलेंट की वैल्यू होगी वो आपका 30 ओम आ जाएगी। तो यहाँ हमने आर इक्वलेंट निकाल लिया है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया गया है। ठीक है बेटा, आर इक्वलेंट निकालने के बाद अब आपको क्या करना है कि हम जानते हैं ईएमएफ के केस में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। यदि किसी बच्चे ने ईएमएफ की जो ईएमएफ ऑफ सेल की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर पहले उस वीडियो को देखें, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। वी नो डैट हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑलवेज connected in series combination with the external resistance, with the external रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। देयरफॉर जो यहाँ पर आर इक्वलेंट डैश हम कहेंगे वो हो जाएगा बेटा आर इक्वलेंट प्लस स्मॉल आर, ये हुआ आपका 30 और ये हुआ 5, तो ये हो गया आपका 35 ओम। आई होप सो ये आपको बातें एकदम समझ में आ गई होगी। इतना करने के बाद आपको निकालना है बेटा यहाँ पर करंट। तो करंट जो है सेल का जो ईएमएफ है, ये आपका सेल का ईएमएफ दे रखा है बेटा, यहाँ भी आप जो है करेक्ट कर लीजिएगा सेल का ईएमएफ, क्योंकि सेल और बैटरी में थोड़ा डिफरेंस रहता है। सेल का मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब जो है सेल लगी हुई है। ठीक है, तो ये आपका सेल दे रखा है ईएमएफ 7 वोल्ट, यहाँ भी सेल दे रखा है ईएमएफ 7 वोल्ट और यहाँ भी ईएमएफ जो है 7 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, आफ्टर डैट आप जो है एक फॉर्मूला जानते हैं, वी ऑल्सो नो डैट, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा बेटा करंट का, आई इक्वल टू ई अपॉन आर इक्वलेंट डैश। तो ईएमएफ की वैल्यू है 7 और आर इक्वलेंट डैश की वैल्यू है 35, तब 7 5 जा 35 और ये आपका आई इक्वल टू आ जाएगा बेटा 1/5 और जिसको हम लिख सकते हैं 0.2 एम्पियर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो करंट आएगी वो आ जाएगी बेटा 0.2 एम्पियर। और आई होप सो आपको ये आप जो टॉपिक था वो भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा, साथ ही साथ जो ये न्यूमेरिकल कॉन्सेप्चुअल बेस था ये भी आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्ज़ाम में बेटा अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा ध्यान से। यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जब बैलेंस कंडीशन होती है तो सीडी ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगी और सीडी ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो इसका मतलब ऊपर के दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में होगी और नीचे के दोनों रेजिस्टेंसेस भी सीरीज कॉम्बिनेशन में होगी। और उसके बाद दोनों ही रेजिस्टेंसेस जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कर लेंगे तो आफ्टर डैट R1 R2 जो होगी वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बनेंगे, वहाँ से उनका आर इक्वलेंट हम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ उनको जो है कनेक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा जुड़ता है। उसके बाद आपको ईएमएफ दे रखा होगा तो करंट भी आप जो है फाइंड आउट कर लोगे। ओके, आई होप सो आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट भेज सकता है, लिख सकता है। ओके, देखिएगा बेटा ये क्वेश्चन आपका 2013 में बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है पहले एक बार। सो क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद इसको समझ करके खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। जो नहीं खुद से कर पाने का वो यहाँ से सॉल्यूशन देख करके अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। इसमें आपको यहाँ पर एक बैटरी दिखाई गई है जिससे करंट जो है आई फ्लो कर रही है।
ठीक है। जब आई जो है ए पॉइंट पर जाती है तो आप देख सकते हैं यहाँ ए और डी के अक्रॉस जो है एक रजिस्टेंस 10 ओम का लिया गया है, और सी और डी के अक्रॉस भी एक 10 ओम का रजिस्टेंस लिया गया है, और डी और बी के अक्रॉस जो है एक 20 वोल्ट ओम का रेजिस्टेंस कंसीडर किया गया है। ए और सी के अक्रॉस 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और सी और बी के अक्रॉस 10 ओम का रेजिस्टेंस लिया गया है। तो आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको इसमें जो फाइंड आउट करना है बेटा वो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट, करंट आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है। ये बैटरी कितनी दे रखी है, 5 वोल्ट दे रखी है बेटा, यहाँ पर बैटरी है, आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये बैटरी आपको जो दे रखी है वो है 5 वोल्ट। ठीक है। इन ए द सर्किट एज शोन। तो यहाँ पर इस टाइप का जब क्वेश्चन कभी आपको दिखाई दे तो आप समझने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट ही पेज देखिएगा, यहाँ पर आप जो है इसको ले सकते हैं। आप देखिएगा ए और सी, दूसरा जो है ये बी हो गया, और ये आपका जो है बेटा डी हो गया, और डी और बी ये हो गया। आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमने जो कनेक्ट किए हैं वो इस तरीके से कनेक्ट किए हैं बेटा कि ए और सी यहाँ पर है, ए और सी के बीच आपका जो है एक रेजिस्टेंस है 5 ओम। सी और बी आपका जो है 10 ओम का रेजिस्टेंस है, और उसके बाद ए और डी के बीच जो रेजिस्टेंस है वो भी 10 ओम का रेजिस्टेंस है। उसके बाद डी और बी ये आपका रेजिस्टेंस दे रखा है बेटा 20 ओम। उसके बाद सी और डी के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर दे रखा है बेटा कितना, 10 ओम। ठीक, इतना करने के बाद आप जो है इसके अक्रॉस एक बैटरी को जो है दिखा दीजिएगा। ठीक है, ये बैटरी हमने यहाँ पर लगा दी है। ये बैटरी जो दे रखी है वो 5 वोल्ट की दे रखी है। कितनी दे रखी है, 5 वोल्ट। तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जो है फ्लो होगी और वापस जो है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको फिर से वही बैलेंस कंडीशन देखनी होगी, क्या ये बैलेंस कंडीशन में है या नहीं। तो इसको मैं आपको बता दूँ पहचान कैसे करनी है। इसकी पहचान करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या देखना होगा बेटा कि जो आपका ये बैटरी है वो उस डायगोनल में कनेक्ट है ना जिस डायगोनल में आपका गैल्वेनोमीटर या कोई दूसरा रेजिस्टेंस नहीं जोड़ा गया है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर कि जो सी डी ब्रांच है उसमें आपका रेजिस्टेंस कनेक्ट है, और ए बी ब्रांच में आपके जो है बैटरी कनेक्ट है। तो इसका मतलब इसमें एक चांस है आपका कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है। तो इन व्हीटस्टोन ब्रिज इन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की जो कंडीशन है वो क्या है बेटा, वो है आपका P/Q इक्वल टू R/S। तो यहाँ पर P हुआ आपका 5 और Q हुआ आपका 10। R जो होगा आपका R होगा यहाँ पर 10, और S जो होगा वो आपका होगा बेटा 20। तो यहाँ से आपका जो है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ पर आप इसको P की वैल्यू कितनी है 5, Q की वैल्यू 10, R की वैल्यू 10, S की वैल्यू 20। तो यहाँ से हम देखें तो 1/2, यहाँ से हम देखें तो 1/2। देयरफॉर यहाँ से 1/2 इक्वल आ गया बेटा 1/2 के। हेंस हम कह सकते हैं हेंस इट इज इन बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन होगी बैलेंस, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, जो ब्रांच सीडी है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जब ब्रांच सीडी में कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो इसका मतलब
हम उसको दोबारा से फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और इस बार जो डायग्राम होगा उसमें आप CD ब्रांच को नहीं दिखाओगे। क्या बताया मैंने, उसमें आप CD ब्रांच को नहीं दिखाओगे। तो ये आपका जो है डायग्राम रहेगा बेटा। यहाँ पर आपको जो है 3 वोल्ट की जो है एक बैटरी दे रखी है, तो उसको आपको लेना है 3 वोल्ट। और ये आपका था 10 ओम, ये आपका 20 ओम, ये 10 ओम और ये आपका 5 ओम। ठीक है, तो आप यहाँ से अब देख सकते हैं बेटा कि ध्यान से देखने पर कि यहाँ पर जो ऊपर वाले रेजिस्टेंसेस है ये किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, और नीचे वाले जो रेजिस्टेंसेस है वो भी किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इनको हमने नाम दे देना है R1 और इसको नाम दे देना है R2। तब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है इसको हमने P बोला था बेटा, और ये आपका Q था, इसको हम R कहते हैं, इसको S। तो यहाँ पर हियर P एंड Q आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देयरफॉर R1 इक्वल टू P प्लस Q। तो R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 + 10 यानी कि बेटा 15 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 ओम। सिमिलरली यहाँ पर हम कह सकते हैं कि R2 जो है वो भी आपका जो है यानी कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। इसको भी आप लिख लीजिएगा ऐसे ही, R एंड S आर आल्सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि R2 जो होगा वो आपका होगा R प्लस S के इक्वलेंट, और R2 इक्वल टू आ जाएगा 10 + 20। कितना हो गया बेटा, 30 ओम। तो ये बात आपको यहाँ तक क्लियर होगी। ठीक है, अब हियर आपको जो है क्या करना है, इन दोनों रेजिस्टेंसेस को हटा करके एक सिंगल रेजिस्टेंस बना लेने हैं। यानी कि यहाँ पर आपका जो डायग्राम होगा अब वो कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाला होगा। ठीक है, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस इस सर्किट में नहीं दे रखा है, तो सिर्फ एक बैटरी है। सिंपल बैटरी को आप जो है यहाँ पर कनेक्ट इस तरीके से कर दोगे। ये बैटरी जो है वो 5 वोल्ट की बैटरी है। कितनी है, ये बैटरी जो दे रखी है वो दे रखी है बेटा 5 वोल्ट। ऊपर भी हमने ये थोड़ा गलत लिख दिया, ये 3 वोल्ट की ना होकर के बेटा बैटरी जो दे रखी है वो 5 वोल्ट दे रखी है। तो ये 5 वोल्ट है यहाँ भी, और कहीं दूसरी जगह ये भी 5 वोल्ट है, ये भी ठीक है। अब सही है, तो यहाँ पर ये 5 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, तो 5 वोल्ट हमने लेने हैं। ये R1 है, R1 आया था 15, ये आपका R2 है, R2 आया था 30। तो यहाँ से करंट आपकी फ्लो करेगी I। तो ठीक है, जिससे सेल से जितना करंट निकलता है वापस सेल में उतना ही करंट आता है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि R1 और R2 दोनों के दोनों किस में हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हियर R1 एंड R2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देयरफॉर हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1/R इक्वलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। समझ आ गई होगी बात यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पर 1/R1 की वैल्यू 1/15 और R2 की वैल्यू 1/30। तब यहाँ पर 30 आपका एलसीएम आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 + 1। तो 1/R इक्वलेंट इक्वल टू हो जाएगा 3/30। 3 से 30 कटेगा बेटा 10 टाइम्स, तो यहाँ से आ जाएगा 1/10। कितना आ जाएगा, 1/10। ठीक है, तब यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर R इक्वलेंट इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 10 ओम R इक्वलेंट की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद यहाँ से हमने R इक्वलेंट फाइंड आउट किया है जस्ट अभी। अब आपको यहाँ क्वेश्चन में करंट पूछी गई है, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर सेल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है बेटा, वो 5 वोल्ट का दे रखा है। सेल का जो पोटेंशियल है वो कितना है, 5 वोल्ट। तो हियर गिवन जो वैल्यू है वो EMF कितना दे रखा है, 5 वोल्ट, एंड R इक्वलेंट जो आया है आपका वो आया है 10 ओम। देयरफॉर करंट विल बी, तो E/R इक्वलेंट, E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू बेटा 5
और आर इक्वलेंट की वैल्यू कितनी है 10। तब यहाँ से इसको आप कट कर दीजिए, कितना आएगा 1/2। और करंट जो होगी 1/2 इक्वल टू होता है बेटा 0.5। तब यहाँ से हम कह सकते हैं आई इक्वल टू 0.5 एम्पियर आ जाएगी। तो यही इसका आंसर दिया हुआ है। आई होप सो आपको आज की क्लास समझ आई होगी। तो यदि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई है, सभी न्यूमेरिकल्स आपने अच्छे से समझे हैं, तो अपने दोस्तों को मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कराए, ठीक है। और बने रहे आगे की वीडियो जानने के लिए कि PYQs जो क्वेश्चंस होते हैं हम कैसे सोल्व करते हैं, कितना इजी तरीका होता है सोल्व करने के लिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है, वो सभी बातें मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा बेटा। थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि टाइम नहीं है, टाइम अभी है हमारे पास इतना कि हम अपना सारा सिलेबस इसमें कवर कर सकें, ठीक है। सो बने रहिएगा क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।